नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश और मौर्य वंश में अब तक हमने दो शासकों को देख लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद देखेंगे हम अशोक। तो बिंदुसार के बाद जो शासक बनता है मौर्य वंश का, कौन बनता है? अशोक बनता है। ठीक है, अशोक। तो अशोक कब शासक बनता है? 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक शासक रहता है। ठीक है, अब अशोक शासक तो बन जाता है 273 ईस्वी में। कब बन जाता है? 273 ईस्वी में। लेकिन इसका जो राज्याभिषेक होता है अपने शासक बनने के 4 साल बाद में होता है। तो 4 साल तक ये अपने भाइयों के साथ संघर्ष करता रहता है राज सिंहासन को लेकर के। यानी बिंदुसार की मर्जी के खिलाफ ये शासक बनता है, जिस कारण से इसके भाइयों के साथ इसका विद्रोह हो जाता है और 4 साल तक ये विद्रोह चलता है। और 4 साल तक उनको परास्त करने के बाद ही सम्राट अशोक अपना क्या कराता है? राज्याभिषेक कराता है। तो राज्याभिषेक इसका कब होता है? 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक होता है। तो सम्राट अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने आदेशों को या फिर अपनी घोषणाओं को अभिलेखों पर लिखवाया, और अभिलेखों पर लिखवाने के बाद उनको वहाँ की जनता उनको पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त होगी वो इसके द्वारा लिखे गए अभिलेखों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो मास्की और गुजरा के तो अभिलेख प्राप्त होते हैं हमें। मास्की पड़ता है हमारा कर्नाटक में और गुजरात जो पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। तो ये दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। इन दो अभिलेखों में ही अशोक नाम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बाकी इसके जितने भी अभिलेख लिखे गए थे उनमें किसी भी अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख हमें नहीं मिलता। सिर्फ दो ही अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक नाम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो मास्की और गुजरात, एक तो कर्नाटक का है और एक MP का है। ठीक है, इसके बाद अभिलेखों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि जो इसके पास उपाधियां थी, किसके पास? अशोक के पास जो उपाधियां थी, दो उपाधियां धारण की थी इसने। एक तो की थी देवानाम प्रिय और दूसरी की थी देवानाम प्रियदर्शी। तो इन दो उपाधियों का उल्लेख भी हमें कहाँ से देखने को मिलता है? अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों से। तो देखो, देवानाम प्रिय का मतलब या फिर देवानाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है कि ऐसा शासक जो देवताओं को भी प्रिय हो, उसको कहते हैं हम देवानाम प्रिय या फिर देवानाम प्रियदर्शी। तो कहा जाता है कि अशोक देवताओं को भी प्रिय था, ऐसा उसने अपने अभिलेखों में उल्लेख किया है अपने बारे में। विदिशा की राजकुमारी से अशोक विवाह कर लेता है और उससे एक पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र पैदा होते हैं। तो विदिशा की राजकुमारी से किस किस की उत्पत्ति होती है? एक संघमित्रा की और दूसरे महेंद्र की। ये हमें अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में ही इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है कारुवाकी, इसका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो दो पत्नी, एक तो विदिशा की राजकुमारी जिसका नाम का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कारुवाकी के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसकी दो पत्नियों के बारे में हमें अब इसके अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जब ये शासक बनाता है, यानी कि इसके राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद, अशोक के राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद, तो राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? 269 ईस्वी में। और उसके 7 वर्ष बाद यानी कि 262 ईस्वी में, यानी कि 262 ईसा पूर्व में, यानी कि 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कश्मीर और खोतान जो चीन में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? चीन में, इन दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण किया और इनको जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब जो मगध था, मगध का साम्राज्य इतना फैल चुका था कि तमिल क्षेत्र को छोड़ करके पूरे भारत पर मगध साम्राज्य का ही अधिकार हो चुका था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अब इसके बाद इसके 8वें वर्ष में, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक का 8वां वर्ष कब हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक का 8वां वर्ष कब हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर भी आक्रमण किया था। कहाँ पर? कलिंग पर भी आक्रमण किया था। कलिंग पड़ता है हमारा उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग हमारा उड़ीसा में पड़ता है। वहां पर भी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने आक्रमण किया था। तो एक हाथी गुम्फा नामक अभिलेख है जो उड़ीसा का ही है। उससे हमें पता चलता है कि उस समय कब? 261 ईसा पूर्व में यहाँ का जो शासक था, कहाँ का? कलिंग का, वो कौन था? नंदराज था। यानी 261 ईसा पूर्व में जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा कौन था? नंदराज। तो नंदराज और अशोक के बीच में कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है। और इस कलिंग के युद्ध में कहा जाता है कि अशोक ने लगभग 1 लाख लोगों की हत्या की थी। और उन लोगों की हत्या को देख करके अशोक
का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वहीं पर ये अपने शस्त्रों को त्यागने की घोषणा कर देता है। कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है। तो इस युद्ध के बाद यानी कि कलिंगों को किसने जीत लिया था? अशोक ने जीत लिया। जब अशोक ने कलिंग को जीत लिया तो कलिंग की जो राजधानी बनाई गई थी, कलिंग की राजधानी धोली को बनाया गया था। धोली या फिर उसको तोसाली के नाम से भी जाना जाता है। तो कलिंग की राजधानी कौन सी बन गई है? धोली या फिर तोसाली। ठीक है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। अभी भेरी घोष और धम्म घोष क्या होते हैं? तो देखो, भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध मार्ग, यानी कि अपने जीवन में युद्ध मार्ग को अपनाना। तो अभी तक तो इस युद्ध से पहले अशोक ने क्या अपना रखा था? भेरी घोष अपना रखा था, यानी कि युद्ध करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यही होता है भेरी घोष। इसके बाद धम्म घोष होता है धर्म के मार्ग पर चलना, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये होता है धम्म घोष। के बाद अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, यानी कि बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया या फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त के साथ मिलकर के या फिर उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि राजतरंगिणी जो ग्रंथ था, राजतरंगिणी जो किसके द्वारा लिखा गया था? कल्लड़ के द्वारा। किसके द्वारा? कल्लड़ के द्वारा। राजतरंगिणी ग्रंथ को कल्लड़ ने लिखा था। तो राजतरंगिणी ग्रंथ से हमें पता चलता है कि इससे पहले अशोक कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को, यानी कि शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का, यानी कि शिव की पूजा किया करता था अशोक। और उसके बाद ये कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है। अब गुरु मोगलीपुत्र तीस्त के प्रभाव में आकर के, यानी कि इनके गुरु कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्त, जो बौद्ध धर्म के गुरु थे। ठीक है। इनके प्रभाव में आकर के अशोक ने बारवर की पहाड़ियों में, कहाँ पर? बारवर की पहाड़ियां, जो कहाँ पड़ती है? बिहार में। कहाँ पड़ती है? बिहार। तो बारवर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए, आजीवक यानी कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक हुआ करते थे या फिर बौद्ध धर्म को मानते थे, उनके लिए इन्होंने अशोक ने बारवर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, यानी कि 4 रहने के स्थान बनवाए, जिनका नाम था सुदामा, चापाल, विश्व झोपड़ी और कर्ण। तो ये 4 गुफाएं अशोक ने किसके लिए बनवाई थी? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या फिर आजीवक थे, उनके रहने के लिए 4 गुफाएं बनवाई, सुदामा, चापाल, विश्व झोपड़ी और कर्ण। तो इनको बनवाने में किसके कहने पर बनवाई? तो इनका गुरु था मोगलीपुत्र तीस्त, उनके कहने पर इन्होंने ये 4 गुफाएं आजीवकों के लिए बनवाई। अब अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, यानी कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। और बोध गया की यात्रा कब कर रहा है? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष बाद कलिंग युद्ध के। इसके बाद 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी की। क्यों करी? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे उस टाइम पे, इसीलिए अशोक ने इन दोनों क्षेत्रों की यात्रा की थी। ठीक है। अब रुम्मनदेही अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है हमारा? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी। तो यहाँ की जब यात्रा की थी तो रुम्मनदेही अभिलेख से हमें पता चलता है कि यहाँ की जो कर था, यहाँ जो कर लिया जाता था वो 1/6 लिया जाता था किसानों से। अब उस 1/6 को घटा करके इसने कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था। कब किया था? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, जब इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी उस टाइम पे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अशोक का धम्म, कि अशोक का धम्म आखिर क्या था? तो धम्म का मतलब होता है धर्म। ठीक है। धम्म का मतलब होता है धर्म। तो अशोक का जो धम्म था उसमें यह मानना था कि जो मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए अच्छे कार्य किए जाते हैं, यानी कि मनुष्य की उन्नति के लिए अच्छे कार्य करना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा मिलती है हमें, किसकी? धम्म की जो परिभाषा मिलती है वो हमें अशोक के 2 और 7वें अभिलेख से मिलती है। कौन कौन से अभिलेख से? 2 और 7वें अभिलेख से मिलती है। तो उसमें क्या कहा गया है अशोक के द्वारा? तो उसने कहा है कि विश्व का कल्याण किया जाए या फिर विश्व का कल्याण करने वाला
दया, दूसरों पर दया करने वाला, दान, गरीबों को दान देने वाला, हमेशा सत्य बोलना, और कर्म शुद्धि, यानी कि किसी भी कार्य को करो तो उसको पूर्ण आत्मविश्वास से करना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो इनको इसने क्या माना था? धम्म माना था। किसने? अशोक ने, अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के द्वारा। अशोक ने अपने तीसरे अभिलेख में जनता को आदेश दिया कि अल्प संग्रह और अल्प व्यय का ना किया जाए। यानी कि अशोक ने अपने तीसरे अभिलेख में क्या आदेश निकाला जनता के लिए कि अल्प संग्रह और अल्प व्यय। अल्प संग्रह और अल्प व्यय का मतलब होता है कि धन का कम से कम इकट्ठा करें, धन को कम से कम इकट्ठा करें और उसको कम से कम खर्च करें, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको खर्च करें और आवश्यकता के अनुसार ही अपने पास रखें। ऐसा आदेश अशोक ने किस अभिलेख में दिया? अपने तीसरे अभिलेख में। इसके बाद सांची और सारनाथ के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के जो महामात्र थे, यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाने वालों को महामात्र कहा जाता था। तो उन महामात्रों को अशोक ने आदेश दिया था कि हमारे संघ में या हमारे राज्य में जो भी भिक्षु और भिक्षुणी राज्य में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि हमारे राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा आदेश किसमें दिया? सांची और सारनाथ के अभिलेखों से हमें पता चलता है। सांची पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में और सारनाथ पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो इन अभिलेखों से कौशाम्बी और पाटलिपुत्र जो इसका क्षेत्र था उसमें भिक्षु और भिक्षुणियों को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था। इसके बाद अशोक का जो प्रथम अभिलेख था, यानी कि सबसे पहला अभिलेख था, उसमें देखने को मिलता है हमें कि अशोक ने पशु बलि पर भी रोक लगाई थी। अशोक ने वहाँ पर उस प्रथम अभिलेख में आदेश दिया था कि जो यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है उसको नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से अशोक ने पशु बलि पर भी रोक लगाई थी। इसके बाद आता है अनुसंधान। देखो, अनुसंधान समझते हैं कि अनुसंधान क्या होता है। तो अनुसंधान यानी कि धर्म प्रचार हेतु यात्रा, यानी कि अशोक ने अपने शासन काल में ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि राज्य कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में धर्म यात्रा के लिए भेजा जाए, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर भेजा जाए। राज्य से बाहर जाकर के वो क्या करेंगे? धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसी को किस नाम से जाना जाता था? अनुसंधान के नाम से। आगे समझ में। इसके बाद आता है महामात्र। तो महामात्र किसको कहा जाता था या महामात्र कौन होते थे, इनका कार्य क्या होता था? देखते हैं। महामात्रों की जो नियुक्ति की थी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। कब करी थी नियुक्ति इनकी? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो इनका जो कार्य था महामात्रों का, वह यह कार्य था कि इनका कार्य था सबसे पहला धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी कि अपने राज्य में और अपने राज्य से बाहर जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करना। कल्याणकारी कार्य करना, यानी कि जनता के लिए ऐसे कार्य करना जिनसे जनता का कल्याण हो सके, जनता खुश रह सके। जनता को दान देने के लिए प्रेरित करना, यानी कि उन जनता के अंदर दान की भावना को उत्पन्न करना। यह काम किसका था? महामात्रों का। इस बाद कैदियों की सजा को कम करना या फिर उसको माफ कराना, यानी कि जो कैदी हुआ करते थे उनको धर्म की शिक्षा दे करके, उनको अच्छे मार्ग पर ला करके उनकी जो सजा हुआ करती थी उसको माफ कराने का कार्य भी कौन करता था? महामात्र करते थे। और जो कैदी हुआ करते थे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखना या फिर उनका पालन पोषण करने का भी कार्य किसका होता था? महामात्रों का होता था। इसीलिए अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति करी थी ताकि उसके साम्राज्य में जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, जनता खुशी खुशी रह सके। इसके बाद जो अशोक था, अशोक ने अभिलेख लिखे थे। अभिलेख, अशोक के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो अशोक को जो अभिलेख लिखना सीखा था या फिर अभिलेख की प्रेरणा मिली थी, अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा मिली थी वह ईरान के राजा दारा से मिली थी। ईरान का राजा दारा था, वह भी अशोक की तरह ही अपने आदेशों को किस पर लिखता था? अभिलेखों पर लिखवाता था और जनता के बीच में उनको प्रस्तुत करता था। तो उसको देखकर ही अशोक ने भी अभिलेख लिखने की परंपरा को अपनाया और और जनता को आदेश देना शुरू किया अभिलेखों के माध्यम से। तो देखो,
अशोक के जो अभिलेख थे उनकी जो भाषा थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी। अशोक के अधिकतर जो अभिलेख मिले हमें वो कौन सी भाषा में लिखे मिले? ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले। लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं जो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखे हुए। कौन कौन से? एक तो मानसेरा का और एक शाहबाजगढ़ी का। कौन कौन से? मानसेरा और शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख है उनकी जो लिपि है यानी कि उनको जो लिखने का तरीका है वह खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? वो खरोष्टी लिपि में। इन दो अभिलेखों के अलावा और सारे किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। तो ये अशोक के अभिलेखों की भाषा थी। इसके बाद टोपरा से दिल्ली लाया गया। इसका एक अभिलेख था जो टोपरा में लिखवा के लगाया गया था। टोपरा पड़ता है हमारा हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो हरियाणा से कहाँ लाया गया? उसको दिल्ली लाया गया था। तो उस पर देखा गया कि अशोक के जो लेख लिखे हुए हैं वो एक ही स्तंभ पर, यानी कि एक स्तंभ था। स्तंभ इस तरह से होता है, इस तरह से, जिसको हम स्तंभ बोलते हैं। तो इस तरह का एक स्तंभ था, उस पर अशोक के एक साथ ही 7 अभिलेख लिखे मिले थे। कितने? 7 अभिलेख लिखे हुए मिले थे। इस तरह से एक एक लाइन में 7 अभिलेख लिखे हुए थे अशोक के। तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है अशोक के अभिलेखों के बारे में। अब अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख थे, उनको अभी तक जो पढ़ा गया है वो सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है उसका? जेम्स प्रिंसेप, जिसने अभी तक अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ताम्रपर्णी के राजा तिस्त ने देवानामप्रिय उपाधि धारण की थी। यानी ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी कहते श्रीलंका को। किसको कहते? श्रीलंका का नाम क्या था पहले? श्रीलंका। श्रीलंका को ही ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता था। तो श्रीलंका के राजा तिस्त ने अशोक से प्रभावित होकर, यानी कि अशोक से प्रभावित होकर कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानाम प्रिय। अशोक ने भी देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी नाम से 2 उपाधि धारण की थी। तो इसी तरह से ताम्रपर्णी के राजा तिस्त ने भी देवानाम प्रिय उपाधि धारण की थी। और अभिषेक के दूसरे समारोह में अशोक को आमंत्रित किया था, लेकिन अशोक उस समारोह में जा नहीं पाता है। और लेकिन अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर के कहाँ भेजता है? ताम्रपर्णी भेजता है, राजा तिस्त के दरबार में भेजता है। देखो, बोधि वृक्ष की एक शाखा, बौद्ध वृक्ष की एक शाखा से मतलब ये नहीं है कि पेड़ की कोई टहनी लेकर के गया हो। यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन गया था? यहाँ पे महेंद्र को भेजा गया था। यानी बौद्ध धर्म का एक पार्ट बन के गया था वो, बौद्ध धर्म का एक पार्ट, इसलिए उसको कहा गया है बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर के गया था। तो महेंद्र कहाँ जाता है? ताम्रपर्णी राजा तिस्त के दरबार में जाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है वहाँ पे। और यहीं से श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का आरंभ माना जाता है। कहाँ से? महेंद्र के आगमन से ही। यानी महेंद्र ने जाकर के श्रीलंका में किसका प्रचार प्रसार किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसी प्रकार 40 वर्ष तक शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अशोक के बाद कोई भी ऐसा शासक पैदा नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ा सके या फिर उसको अच्छी तरीके से संभाल सके। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य पे बाह्य आक्रमण होने लग जाते हैं। इसके बाद लगभग 50 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य चला था, लेकिन उसको एक भी योग्य राजा नहीं मिल पाया था। इसके बाद कुछ राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कुणाल राजा बना था अशोक के जस्ट बाद ही। लेकिन ये जब कुणाल अंधा हो जाता है, कुणाल के अंधा होने के कारण इसका जो साम्राज्य था उसका शासक कौन बन जाता है? संप्रति, जो इसका पुत्र था। किसका? कुणाल का पुत्र ही शासक बन जाता है उसका अंधा होने के बाद। फिर उसके बाद दशरथ यहाँ का शासक बनता है और दशरथ ने कुछ समय तक शासन किया और नागार्जुनी जो गुफाएं थी उनको आजीविकों के लिए दान में दे दिया था। देखो, अशोक ने भी 4 गुफाएं बनवाई थी, वहीं पर नागार्जुनी भी गुफाएं थी उसके पास ही। तो वहां पर जो दशरथ था ये उन गुफाओं को आजीविकों को दान में दे देता है। इसी प्रकार जो अंतिम शासक हुआ था किसका? मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। इसके साथ ही यहाँ पर मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है।